कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो है द्रव्यमान तथा समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। बच्चों, मैंने बताया कि जो भौतिक विज्ञान में जो मापन है, मापन में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत ही इन्हीं से हुई है। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को जो डिफाइन करेंगे हम, मास, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान की जो डेफिनेशन होगी कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मानो सपोज हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु में जो पदार्थ लगा हुआ है, उस पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मानो सपोज हमारे पास ये पेन है। ठीक है, इस पेन का जितना द्रव्यमान होगा, इस पेन पर जितना भी जो है मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। और द्रव्यमान क्या होता है? समय के साथ, मतलब भौतिक स्थितियां जैसे ताप, दाब और स्थिति का प्रभाव इस द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है। अर्थात स्थिति का परिवर्तन, माना सपोज इस पेन का जो वजन यहाँ पे है, पृथ्वी पर है, यदि हम इसको चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज है कि एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, अब जो किलोग्राम है, जो परमाणु, अणु, ठीक है, परमाणुओं का आकार, परमाणु की त्रिज्या, इस प्रकार के अणुओं का आकार, अणु का जो अध्ययन है, का जो मापन है, परमाणु अणु उनका जो मापन है, वो किसके द्वारा नहीं हो पाता है? किलोग्राम से नहीं हो पाता है। तो हम इसका मापन के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं, हमारे पास जो मापन होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत द्रव्यमान संहिता, इसको हम बोलेंगे हिंदी में एकीकृत द्रव्यमान संहिता। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जो कार्बन 6, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भाग 12 है। ठीक है, ये कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, तो इसमें जो है, यदि हम कक्षा 10 की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, ये नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक में 6 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, 6 ही क्या हो गए? न्यूट्रॉन। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ये क्या हो गए? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इतने ही क्या होंगे? इसमें न्यूट्रॉन होंगे। और इसकी जो कक्षाओं में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ठीक है, तो हम जो है इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, अब यदि हम इसके यदि हम दूसरे समस्थानिक की बात करते हैं तो वहां पर प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। कब? जब हमारे पास जो है इसके लिए 6C14 के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि जो एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास क्या है? 6C12, जो कार्बन का जो समस्थानिक है, इसका 1 ग्राम परमाणु का जो भार होगा वो क्या होगा? 1/12वां भाग होगा। ठीक है, 1/12वां भाग ही क्या कहलाता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो जाएगा कार्बन के 6
C 12 का 1/12वां भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। अर्थात बोलने का मतलब है कि किलोग्राम के द्वारा, ग्राम के द्वारा अणु और परमाणु का द्रव्यमान नहीं मेजर किया जा सकता है। उसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अलग सी मात्रक है, एक सूक्ष्म मात्रक है जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत द्रव्यमान संहिता मात्रक है। ठीक है, जिसके द्वारा, जिसका जो वैल्यू होती है कि कार्बन के 1 ग्राम में जो कार्बन के कुल एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, कार्बन परमाणु के कुल द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिट मास, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों ये आप समझे होंगे। इसके अलावा आपको मैं बताता हूं कि द्रव्यमान और भार। ठीक है, अभी मैंने द्रव्यमान की बात बताई कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है, कहीं भी प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा और इसका मात्रक हो गया किलोग्राम। ठीक है, यदि हम भार की बात करें, द्रव्यमान और भार दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। भार, यदि हम भार की बात करते हैं, ये हो गया आपका द्रव्यमान। यदि हम भार की बात करते हैं तो माना कोई पदार्थ है, ठीक है, ठीक है, ठीक, इस पदार्थ में किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, ये उसको क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब ये पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर क्या करेगी, चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, पृथ्वी पर वो बल होता है F बराबर mg, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका वेट कहेंगे कि इस पदार्थ का, इसका कितना द्रव्यमान है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और इस वस्तु का जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा तो पृथ्वी क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगी। तो हम भार की जो डेफिनेशन कह सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को किसी पदार्थ को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, वह क्या कहलाता है, भार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, भार। भार क्या होगा, वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भार कहलाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, माना सपोज इसका भार जो है पृथ्वी पर 6 ग्राम है, 6 किलोग्राम है। ठीक है, तो यदि हम इसको कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, तो स्थिति में परिवर्तन करने पर इसका भार क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 1 kg के बराबर हो जाएगा। इसके भार कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है भार जो है प्रत्येक स्थान पर क्या हो जाता है, वस्तु का परिवर्तन होता है। तो द्रव्यमान और भार में जो अंतर है, वो अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, और द्रव्यमान ताप, दाब और समय, ताप, दाब तथा स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान हर जगह एक ही रहता है। जबकि भार क्या है, भार वह बल है, ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान और भार। ठीक है, द्रव्यमान को हम m से डिनोट कर रहे हैं, भार को w से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैंने कहा कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। भार कहलाती है कि वह बल जिसके कारण किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, वो भार कहलाएगा, इसको कहेंगे w। ठीक है, अब जो किसी वस्तु में पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो किसको दिखाता है, उसके जड़त्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके जड़त्व को प्रदर्शित करता है। जबकि भार क्या करता है, भार किसको प्रदर्शित करता है, W बराबर mg, द्रव्यमान और पृथ्वी पर लगने वाला
गुरुत्वीय बल निर्भर करता है, जबकि ये किस पे निर्भर करता है? जड़त्व पर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है ये क्या है? आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि। ये क्या हो गया? सदिश राशि। ठीक है, इसको तीसरा जो है, इसको भौतिक तुला द्वारा, भौतिक तुला द्वारा, जिसको जनरली जो है दुकानदार यूज करते हैं, भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। और इसको जो है किसके द्वारा? ये जो है कमानीदार, कमानीदार तुला के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, चौथा है यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी का मान क्या है? शून्य है, तो द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन भार में क्या होगा कि किसी स्थान पर यदि गुरुत्वीय त्वरण जी है तो भार भी क्या हो जाएगा? शून्य। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यदि 0 है तो वहां पर भार भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो है कि द्रव्यमान और भार क्या है? अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान जो है हर जगह पर क्या होगा? समान होगा, लेकिन भार समय के साथ क्या होता है? मतलब अलग अलग स्थानों पर उसका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मैं किसकी बात कर रहा था कि पृथ्वी में इस वस्तु को यदि इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होगा तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा। लेकिन माना इसका भार पृथ्वी में 6 kg है तो चंद्रमा में भार कितना हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा, तो परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको कहा है, इससे पूर्व मैंने जो लेक्चर आपको दिया था, मैंने कहा कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान का जो स्कोप है, क्षेत्र है, और उसका रोमांच है वो बहुत ही विशाल है। ठीक है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा था कि द्रव्यमान को हम जो है, द्रव्यमान को कहां से? 10⁻³ 30 kg से लेकर के 10⁻55 kg तक हम क्या कर सकते हैं? इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब 10⁻³ ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। और यहां से लेकर के हम 10⁻55 ये किसका है? पूरे विश्व का द्रव्यमान। इनका क्या करते हैं? विश्व का द्रव्यमान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इनका जो परिसर है, मतलब इतने लार्ज अमाउंट में, मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से लेकर के, और 10⁻55 मतलब 10 के पीछे 55 जीरो आप लगा सकते हैं। इतना जो है पूरे विश्व का जितना द्रव्यमान है उतना हम इसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं द्रव्यमान के द्वारा। इतने द्रव्यमान तक हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है, समय का मापन। समय का मापन। अब आप देखते हैं कि हमें यदि समय को मापना है, समय का जो मेजरमेंट करना है, समय का मेजरमेंट करने के लिए हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं? घड़ियों का प्रयोग करते हैं। पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, प्राकृतिक घटनाएं ऐसी हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी स्थिति को बार बार क्या करता है? पुनरावृत्ति करती है। मतलब जैसे सूर्य है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। ये सन है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। और एक वर्ष में एक चक्कर बराबर 1 वर्ष। एक चक्कर लगाने में कितना साल? 365 दिन। 365 दिन। ठीक है। और पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष के परितः भी क्या करती है? गति करती है। तो यहाँ पर क्या करती है? एक चक्कर 1 दिन में। ठीक है। तो बोलने का मतलब है
कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपने जो गति को क्या करती है, बार बार पुनरावृत्ति करती है। तो उन घटनाओं के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, समय का मापन कर सकते हैं। जैसा कि गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान का जो रोमांच देखिए, गैलीलियो ने चर्च पर लगा जो स्तंभ था, उसको, चर्च का जो घंटा था, उसको जब वो घूम रहा था, दोलन कर रहा था, तो दोलन करते हुए समय की गणना की खोज कर दी कि एक दोलन करने में कितना समय लेता है। यहाँ से जो है समय की खोज हुई। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो समय का मापन है उसके लिए जो है हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। घड़ियां, काफ़ी सारी घड़ियां हैं। इससे पहले जो है हमारे पास जैसे क्वार्ट्ज घड़ी होती है। क्वार्ट्ज घड़ी मतलब डिजिटल घड़ी। आपने डिजिटल घड़ी देखी होगी जिसमें समय इस तरीके से आता है, 9 बज रहा है तो 9:20। इस प्रकार का जो डिजिटल घड़ियां होती हैं वो डिजिटल घड़ियों को कहते हैं क्वार्ट्ज घड़ियां। क्वार्ट्ज एक प्रकार का जो क्रिस्टल है, और वो क्रिस्टल क्या करता है, कंपन करता है। उस क्रिस्टल क्या करता है, कंपन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिसके कारण जो है हम समय का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और क्वार्ट्ज एक अलग ही प्रकार का जो है क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वार्ट्ज घड़ियां हमारे पास होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है परमाणु घड़ियां होती हैं। परमाणुक घड़ियां, जो परमाणु घड़ियां होती हैं, वो जो परमाणु घड़ियां होती हैं, परमाणु घड़ियों में किसका प्रयोग, CS-133, सीजियम 133 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियों में सीजियम जो होती है, जो सीजियम परमाणु होता है, सीजियम परमाणु का 133 जो है बाहर लिया जाता है। तो सीजियम परमाणु का जो परमाणु है वो क्या करता है, 91, 92, 630, 776, मतलब इतने कंपन करने में सीजियम का एक परमाणु जो है इतना कंपन करने में कितना समय लेता है, 1 सेकंड लेता है, ठीक है। तो जो परमाणु घड़ियां हैं, जो परमाणु घड़ियां जिनका हम जनरली यूज करते हैं, वो होती है सीजियम घड़ी, ठीक है। उन सीजियम घड़ियों का प्रयोग कर ले, सीजियम 133 का प्रयोग, सीजियम परमाणु 133 का प्रयोग किया जाता है। और सीजियम परमाणु का जो है, जो परमाणु है वो कंपन, आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इतने कंपन करने में जो लिया गया समय होता है वो 1 सेकंड होता है। तो अर्थात बोलने का मतलब है कि यदि ये 11 लाख करोड़, ठीक है, 11 करोड़ साल, मतलब 11 लाख नहीं, 11 करोड़ या 11 या 12 करोड़ के आसपास, जो हम टाइम के आसपास भी यदि समय हो जाए, तो वो क्या करता है, इसमें जो है 1 सेकंड में ही क्या आ सकता है, 1 सेकंड में भी इसमें जो है परिवर्तन नहीं आ सकता। बोलने का मतलब है यह बहुत ही यथार्थ, समय का जो है यथार्थ मापक है, मापन का एक यंत्र है परमाणुविक घड़ी, जिसमें हम सीजियम क्या लेते हैं, सीजियम 133 को परमाणु को लेते हैं। और सीजियम 133 का जो परमाणु है वो जो है इतने कंपन करने में क्या लेता है, 1 सेकंड लेता है। बोलने का मतलब यदि 12 करोड़ साल यदि बीत जाएं, तब भी इसमें जो है 1 सेकंड का भी जो है परिवर्तन नहीं आता है। मतलब बोलने का मतलब यह बहुत ही यथार्थ है। तो सब आपको मैंने बताया कि समय को मापने के लिए क्या है, हमारे पास जो है काफी सारे इस प्रकार के जो घड़ियां हैं। तो हमारे जो ज्यादातर यूज की जाती है जिस घड़ी को, उसको कहते हैं परमाणु घड़ी, जिसमें जो है सीजियम 133 का प्रयोग, परमाणु का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि जो लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी जो वर्ल्ड की जो लेबोरेटरी है, ये है आपका वो जो अंतरराष्ट्रीय IBMW, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मास एंड वेट संस्थान जो है, जो पेरिस में मैंने बताया था,
कहाँ है? पेरिस के, फ्रांस की राजधानी पेरिस के स्यूरिश स्थान में, स्यूरिश टाउन में ये IBM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मास एंड वेट जो संस्थान है, वो वहां पे जो है एक जो ये हमारे अंतरराष्ट्रीय मात्रक हैं, SI पद्धति में जितने भी मात्रक हमने बना रखे हैं उनकी जो है एक कॉपी वहां पे होती है। ठीक है, जो है हमारे पास जो है कहीं भी विश्व के प्रत्येक स्थान पर इनका मापन जो है समान होता है। ऐसा नहीं कि समय के साथ इनमें परिवर्तन आ जाए या स्थान के साथ इनमें क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ऐसा ही मात्रक पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, सब जगह क्या होता है, समान होता है। और इंडिया में भी जो है NP नेशनल फिजिकल जो संस्थान है, ठीक है, NPI इंस्टीट्यूट जो है जो दिल्ली में है, उसमें भी जो है यहाँ पे जो है ये जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं उनके मानक वहाँ पे भी रखे गए हैं। तो बच्चों, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन मैंने आपको बताया। यदि आपकी समझ में आया तो इसको जो है लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।